हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, यू लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए, अगर जरूरी लगे तो नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। जो वर्ड फेडरल है ये कहाँ से आया है? ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड फोर्डस से। ठीक है, फोर्डस का लिटरल मतलब होता है, यानी डिक्शनरी मीनिंग होता है फोर्डस का ट्रीटी और अग्रीमेंट, राइट, एंड विच इज फॉर्मुलेटेड बाय डिफरेंट स्टेट्स इंटेंडिंग टू फेडरेट। मतलब फेडरेशन का एक मतलब सिंपल सा यही हुआ कि स्टेट्स के बीच में, बहुत सारे स्टेट्स के बीच में अग्रीमेंट होना, एक ट्रीटी होना कि हाँ हम साथ में आएंगे, ठीक है, और अपना कुछ हिस्सा फेडरेट कर देंगे। मतलब हम अपना कुछ हिस्सा गिव अप करेंगे, राइट, उस फेडरेशन को दे देंगे। मतलब हम एक कम्युनिटी का पार्ट बनने जा रहे हैं, राइट, तो हमारा कुछ हिस्सा हम उस कम्युनिटी में देंगे। समझ रहे हो? जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, मतलब स्टेट्स आर यूनाइटेड, मींस स्टेट्स आर यूनाइटेड इन अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एक फेडरेशन है यार, राइट, वहाँ पे स्टेट्स हैं और वहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में एक अग्रीमेंट है, समझ रहे हो, एक अग्रीमेंट है। बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो स्टेट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट राज कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, राइट। स्टेट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट राज नहीं कर रही है, इंस्टेड स्टेट्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट। हम कह सकते हैं स्टेट्स ने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है, इसीलिए इट्स अ फेडरेशन, इट्स अ फेडरेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है, राइट। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हम कह सकते हैं इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। सारे ये स्टेट्स साथ में हैं तो इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स एक साथ फेडरेट कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, राइट। एक फेडरल स्टेट तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब सारे स्टेट्स आपस में अग्री करते हैं कि उन्हें डुअल पॉलिटी बनानी है। डुअल पॉलिटी का मतलब होता है यानी एक गवर्नमेंट सेंटर में होगी और बाकी गवर्नमेंट्स मैनेज करेंगी अपने अपने एरियाज़ को, राइट, और एक ट्रीटी वो लोग साइन करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करेगी और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स डिफाइंड होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स का डिफाइंड होने का मतलब है कि कौन सी गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट पर, कौन से टॉपिक पर लॉ बना सकती है, कौन से टॉपिक पर लॉ नहीं बना सकती है, राइट। इसे कहते हैं, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। समझ रहे हो? यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों ही गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती हैं। समझ रहे हो? तो यूनियन लिस्ट में वो आइटम्स लिस्टेड है, उन आइटम्स की लिस्ट है जिस पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो आइटम्स दिए हुए हैं जिन पर स्टेट लॉज बना सकता है, जैसे कि लिकर है ना, लिकर, कहाँ पे लिकर शॉप्स कब ओपन होंगी, कब शॉप्स ओपन नहीं होगी, तो ये जो लिकर आइटम है ये स्टेट का आइटम है, ठीक है। इसीलिए बिहार में लिकर बैन है ना, बिकॉज वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि हमें बैन करना है कि नहीं करना है ना। यूनियन गवर्नमेंट इसमें नहीं बोल सकती है, समझ रहे हो। उसी तरीके से जो नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं वो यूनियन गवर्नमेंट देख रही है, उसमें स्टेट अपनी बीच में आके नहीं बोल सकता है, राइट। स्टेट का हक वहाँ पे बोलने का नहीं है। वहीं जो कॉन्करेंट लिस्ट है वहाँ पे दोनों ही स्टेट एंड यूनियन, है ना, यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। उसी तरीके से यही कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स डिफाइंड होती है, कोई भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ना ही यूनियन गवर्नमेंट। So a federal polity is usually the result of centrifugal forces. Centrifugal का मतलब क्या होता है? Centrifugal का मतलब होता है moving away from center, ठीक है, सेंटर से दूर जाना। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है?
स्टेट्स सेंटर से दूर जा रहे हैं, राइट। एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट। इसीलिए हम सेंटर से यहाँ पे दूर जा रहे हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, यूनिटरी गवर्नमेंट में हम सेंटर के क्लोज आ रहे थे, क्योंकि वहाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट करती थी, जहाँ पे सुप्रीम लेजिस्लेचर था, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव था एंड सुप्रीम जुडिशरी थी, राइट। वहाँ पे सुप्रीम था, सब एक ही एक था पूरी कंट्री के लिए। लेकिन यहाँ पे फेडरल पॉलिटी में क्या हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, स्टेट के अपने लेजिस्लेचर्स हैं, है ना, स्टेट के अपने लेजिस्लेचर्स हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राइट। और गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अपना लेजिस्लेचर है, राइट, यानी राज्यसभा, लोकसभा। सो फेडरल गवर्नमेंट में हम लोग दूर होते हैं सेंटर से दूर जाते हैं, है ना। हमारे पास अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी है अब, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट क्या हो रहा था, हम सेंटर के क्लोज आ रहे थे क्योंकि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं थी। सो अब हम डेफिनेशन देखेंगे। पहली है गार्नर की डेफिनेशन। वो कहते हैं अ फेडरल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम इन विच द टोटलिटी ऑफ गवर्नमेंट पावर्स इज डिवाइडेड, यानी फेडरल गवर्नमेंट में के सिस्टम में जो गवर्नमेंट के टोटल गवर्नमेंट के पावर्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स, ठीक है। यानी फेडरल गवर्नमेंट के सिस्टम में जो टोटल गवर्नमेंट के पावर्स हैं वो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। माइट भी आज का लेक्चर आपको बोरिंग लग रहा हो, मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ बिकॉज मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, तबीयत थोड़ी मेरी ढीली चल रही है यार। अब हम समझेंगे केसी वेरे की डेफिनेशन। मैंने आपको ये 2 डेफिनेशंस दी है, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, इसीलिए सेकंड देखते हैं केसी वेरे की डेफिनेशन। मेरे से एक तरीके से गलती हो गई है इनके नाम में, केसी वेरे। एच के बाद ई होगा, देखो WHEARE होगा, राइट। ई के बाद ए होगा, तो ये चीज़ प्लीज़ आप सही कर लीजिएगा, या आप नेट से भी देख सकते हो, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ओके। इन्होंने कहा है इन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड बिटवीन गवर्नमेंट्स फॉर द होल कंट्री एंड गवर्नमेंट्स फॉर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट के पावर्स है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के पावर्स हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, वो डिवाइड होते हैं बिटवीन, किसके किसके बीच में डिवाइड होते हैं, वो डिवाइड होते हैं गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, यानी एक गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए है, यानी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, एंड गवर्नमेंट्स फॉर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है ना। पार्ट्स ऑफ द कंट्री क्या हुआ, स्टेट्स ही तो हुए, है ना। तो गवर्नमेंट्स फॉर पार्ट्स ऑफ द कंट्री यानी स्टेट गवर्नमेंट, in such a way that each government is largely independent within its own sphere। और इस तरीके से पार्ट्स डिवाइड होते हैं कि एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट पर निर्भर ना रहना पड़े, राइट। कोई भी एक दूसरे के सब्जेक्शन में ना रहे, मतलब कोई भी एक दूसरे के सामने झुके ना, है ना। इस तरीके से पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, गवर्नमेंट्स फॉर द होल कंट्री एंड गवर्नमेंट्स फॉर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन्होंने बस घुमा के ही बोली है बात, राइट। गवर्नमेंट्स फॉर द होल कंट्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट्स फॉर पार्ट्स ऑफ द कंट्री मतलब स्टेट गवर्नमेंट, है ना, यही मतलब है। एंड दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर, मतलब वो अपने अपने एरिया में काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में उछल रही है और उसके एरिया में आ जा रही है, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर्स, वो अपने अपने एरियाज में काम कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। कम आप भी कर सकते हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। वी आर ग्रोइंग, सो बी अ पार्ट ऑफ लॉमेट फैमिली। इसेंशियल प्री रिक्विजिट्स फॉर फेडरल गवर्नमेंट। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है प्री कंडीशंस, कोई ऐसी कंडीशंस रिक्वायर्ड है फेडरल गवर्नमेंट के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट बनाने से पहले हमें कंसिडर करनी चाहिए। कोई प्री कंडीशंस ज़रूरी है
अब उन्हीं प्री कंडीशंस की हम बात करेंगे, ठीक है, जो कंडीशंस फेडरल गवर्नमेंट के पहले हमें डिस्कस करनी चाहिए, राइट। अगर हम फेडरल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हैं या कोई स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट में एंटर होने जा रहे हैं तो उन्हें इन कंडीशंस का ध्यान देना चाहिए, राइट। इन प्री कंडीशंस का ध्यान देना चाहिए, इन प्री रिक्विजिट्स को फॉलो करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है, देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग विल टू हैव अ यूनियन अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। यानी जो स्टेट्स अग्री कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो स्टेट्स उस अग्रीमेंट पर साइन कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनमें और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तरीके की यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ऐसा नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट बनने के पहले ही वो लोग आपस में झगड़े शुरू कर दें कि इस जगह हम लॉज बनाएंगे, इस जगह तुम लॉज बनाओगे, ये स्टेट इतना बड़ा क्यों है, स्टेट इतना छोटा क्यों है, राइट। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। एक तरीके की यूनिटी उनके बीच में, एक तरीके की यूनियन उनके बीच में ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा, यूनिट्स के पास इक्वल अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए और इक्वल टेरिटरी होनी चाहिए। कोई स्टेट ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, राइट। उनके पास इक्वल नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए एंड सफिशिएंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने चाहिए। भाई तभी तो अपने अपने स्टेट को चला पाओगे ना। ऐसा नहीं कि एक स्टेट बहुत ज़्यादा गरीब है तो एक स्टेट बहुत ज़्यादा अमीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल होने चाहिए, राइट। तभी वो लोग अपने अपने स्टेट का कल्याण कर पाएंगे, तभी वो अपनी अपनी यूनिट्स को आगे बढ़ा पाएंगे। एंड इसी के साथ हम भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो लॉ पीप्स जो कि मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आकर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। सो फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन या रिटन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना फेडरल गवर्नमेंट का। बिकॉज देखो, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत आएगी और डिसअग्रीमेंट बहुत होगा, समझ रहे हो। स्टेट बोलेगा ये तो हमारा सब्जेक्ट है, हम इस पे लॉ बनाएंगे, सेंट्रल बोलेगा नहीं हम इस पे लॉ बनाएंगे, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ना मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा डिसअग्रीमेंट होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। इससे अच्छा है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स डिफाइन कर दी जाए। तो कैसे होगा वो? इससे अच्छा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, है ना, जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली लिखे हों कि किसको क्या क्या करना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने की प्रोसेस होती है वो फेडरल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही पार्टिसिपेट करना रहता है, ठीक है। दोनों ही उसमें आके बोल सकते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और कन्फ्यूजन होती है एंड इवन डिले होता जाता है अमेंडमेंट प्रोसेस में, राइट। कोई लॉ आज अमेंड हो जाना चाहिए था इतने टाइम पीरियड में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, बट उसको सालों लग जाते हैं, डिबेट्स खिंचते ही चले जाते हैं। तो ये डिबेट्स खिंचने की वजह क्या है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा रहती हैं, हमेशा लड़ती रहती हैं। उनके बीच में बातें बहुत कम होती हैं, उनके बीच में लड़ाई ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो चेंज की प्रोसेस है, जो एक चेंज लाना रहता है किसी लॉ में या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, या चलो किसी नए लॉ को इंट्रोड्यूस ही करना है, अगर स्टेट ने ऑब्जेक्ट कर दिया तो वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, राइट। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, जिस वजह से अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है और डिले होती चली जाती है, खिंचती चली जाती है वो प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशन यार हमेशा सुप्रीम रहता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम रहता है। इट इज़ अ साइन क्वा नॉन, एक तरीके से इसेंशियल कंडीशन। साइन क्वा नॉन एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है एन इसेंशियल कंडीशन, एक ज़रूरी कंडीशन फॉर फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना एक इसेंशियल कंडीशन है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, राइट। क्योंकि अगर लेजिस्लेचर्स ने कुछ ऐसे लॉज बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रोविजन को हार्म कर रहे हैं, किसी सिटीजन की लिबर्टी उससे छीन रहे हैं, तो जुडिशरी तुरंत ही उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, उस लॉ को हटा देगी, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी, राइट, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम पर होता है।
हमेशा डिवीजन ऑफ पावर होता है यार, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा डिवीजन ऑफ पावर देखोगे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, जो रीजनल इंपॉर्टेंस या लोकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं वो कौन मैनेज करता है, स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं, ये चीज़ें डिसाइड होती हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि कौन क्या क्या मैनेज करेगा। अच्छा, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये मैंने आपको बताया। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाएगा कौन, इस लड़ाई को ख़त्म कौन करेगा, वो करेगा जुडिशरी, राइट। जुडिशरी इस लड़ाई को एंड करेगा, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करेगा, राइट। और वो इंटरप्रेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, वही डिसाइड करेगा अल्टीमेटली कि कौन सा लॉ सही है। बिकॉज कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो जुडिशरी तुरंत ही उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। 6th पॉइंट, कुछ फेडरेशंस रहती हैं जो अपने सिटीजन्स को एक तरीके से डबल सिटीजनशिप देती हैं। मतलब वो एक तरीके से पूरी कंट्री के भी सिटीजन्स होंगे और जहाँ वो रह रहे, जिस स्टेट में वो लोग रह रहे हैं उस स्टेट के भी सिटीजन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ डबल सिटीजनशिप होती, डुअल सिटीजनशिप होती तो क्या होता, मैं एक पूरी कंट्री यानी कि इंडिया की भी सिटीजन होती, दूसरा मैं उत्तर प्रदेश की भी सिटीजन होती। समझ रहे हो, यानी उत्तर प्रदेश मेरा स्टेट है, यहाँ मैं रहती हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश की भी सिटीजन हूँ और इंडिया जो कि मेरी कंट्री है मैं इसकी भी सिटीजन हूँ, राइट। मेरे पास 2 सिटीजनशिप्स होती, बट ऐसा इंडिया में नहीं है, राइट। हम लोग फेडरल स्टेट्स की बात कर रहे हैं। कुछ फेडरल स्टेट्स में ऐसी चीज़ें फॉलो होती हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास एक बाईकेमरल लेजिस्लेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों बाईकेमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए? बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट जनरली उन्हीं कंट्रीज़ में होती है जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी रहती हैं, राइट। तो जो लोअर हाउस रहता है वो रिप्रेजेंट करता है लोगों को, पीपल को, राइट। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा रिप्रेजेंट करता है लोगों को, यानी हम लोग को, हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना। हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, अपर हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द स्टेट्स आर इन राज्यसभा, तो वो राज्यसभा उन लोग को रिप्रेजेंट करता है। और इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि फेडरल गवर्नमेंट में एक बाईकेमरल लेजिस्लेचर होता है, 2 हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस लोगों को रिप्रेजेंट करता है और अपर हाउस स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। आपको क्या लगता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में यूनिकेमरलिज्म होना चाहिए या बाईकेमरलिज्म होना चाहिए? अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड ये चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेडरल गवर्नमेंट के मेरिट्स डिस्कस करते हैं। एक तरीके से ना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन कम हो गया यार। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही पूरा बर्डन था। उसे स्टेट्स भी मैनेज करने थे, उसे अपना पूरी कंट्री को भी मैनेज करना था, राइट। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। क्योंकि उसे अब नेशनल इश्यूज को ही मैनेज करना है, ठीक है। नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स को मैनेज करना है, लोकल लेवल और स्टेट लेवल की प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बैठी हुई है। इसीलिए एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। पॉलिटिकल लिबर्टी जो है सिटीजन्स की वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट होती है फेडरल गवर्नमेंट में, बिकॉज वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अब है खुद ही चुन सकते हैं, राइट। स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग खुद चुन सकते हैं। और अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है लोगों के, राइट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या हो रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी क्लोज नहीं थी लोगों के, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी क्लोज है लोगों के, अपने अपने स्टेट्स के लोगों के गवर्नमेंट काफ़ी क्लोज है। इस वजह से वो स्टेट गवर्नमेंट लोगों की प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ पाती है और उन्हें सॉल्व कर पाती है। अब हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स को। अब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसीलिए एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें देखने को नहीं मिलती है, राइट। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लॉ निकाल देगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ लॉ निकाल देगी, और काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लॉज का कि यूपी में कोई लॉ फॉलो हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई लॉ निकाल दिया और दोनों के बीच में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, राइट। दोनों लॉज के बीच में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। इसका मैंने आपको शायद एग्जाम्पल भी दिया था और दूसरे वीडियो में एक बार फिर दे देती हूँ। सपोज किसी स्टेट ने, ठीक है, किसी स्टेट ने लिकर को लेके लॉ निकाला, लिकर को लेके ये लॉ निकाला कि भाई हाईवे पर शॉप्स
सुबह 10 से रात के 11 बजे तक खुली रहेंगी, ठीक है। जो लिकर शॉप्स हैं वो हाईवे पे सुबह 10 से रात के 11 तक खुली रहेंगी। सो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हाईवे पर कोई भी शॉप्स नहीं खुली रहेंगी रात को, ठीक है। हाईवे पर रात को कोई भी शॉप्स खुली नहीं रहेंगी। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है लॉ, राइट। किस लॉ को आखिर फॉलो किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो किया जाए या स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो किया जाए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एक तरीके से क्रिएट हो जाती है। यही चीज़ मैंने सेकेंड पॉइंट में भी एक्सप्लेन की है, राइट। कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और अपोज्ड लॉज आने लगते हैं। एक लॉ दूसरे लॉ को अपोज कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे लॉ को, राइट। अब जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा रिजिड होता है फेडरल गवर्नमेंट का, राइट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही बोलना रहता है। इसी वजह से चेंज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो जल्दी नहीं आ पाता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। फेडरल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा करना पड़ता है क्योंकि स्टेट भी है और सेंट्रल भी है, ठीक है। दो तरीके की गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए उन्हीं कंट्रीज़ के लिए सूटेबल है जो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी है पॉपुलेशन के मामले में, और डिफरेंट कल्चर्स हैं वहाँ पे, डाइवर्सिटी के मामले में, इन सारे मामले में बहुत ज़्यादा बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं के लिए सूटेबल है फेडरल गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट है तो एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से जो कल्चर है किसी स्टेट का वो पूरी तरीके से डेवलप हो पाता है, बिकॉज उस एरिया की गवर्नमेंट उसके लिए पूरा प्रयास करती है कि उसके एरिया का जो कल्चर है या कोई हुनर है वो अच्छे से डेवलप हो, अच्छे से निखर कर आए। ये पॉइंट रिपीट हो गया एक्चुअली सिक्स्थ वाला, यही वही बात कर रहे हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, क्योंकि चेंजेस लाना इजी नहीं होता बिकॉज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया है पॉइंट मेरे से। सो सेवेंथ पॉइंट में मैंने एक चीज़ डिस्कस की है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी वीकनेस हमें देखने को मिलती है वो फॉरेन रिलेशंस के फील्ड में देखने को मिलती है। कैसे? सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया, ठीक है, एक ट्रीटी साइन किया, एक अग्रीमेंट साइन किया, बट वो अग्रीमेंट जो है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। सपोज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोई भी ऐसे एक इमेजिनरी एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि एक तरीके का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फॉरेन गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया जिसमें फॉरेन गवर्नमेंट एक फैक्ट्री ओपन करना चाह रही है हमारी किसी कंट्री के स्टेट में, राइट। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कह रही है हम ये फैक्ट्री ओपन नहीं होने देंगे बिकॉज उस फैक्ट्री में हमारे जो क्या कहते हैं उस फैक्ट्री का जो गंदा पानी है वो हमारे स्टेट के लोगों के पास जाएगा, राइट, जिस वजह से उनकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये अग्रीमेंट साइन कर लिया है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कि वो लोग उस पर्टिकुलर स्टेट में जाके क्या कहते हैं फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं, राइट, बट वो स्टेट अग्री नहीं कर रहा है इस चीज़ पे। तो इससे क्या होता है फॉरेन रिलेशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, और ये सच में ऐसा हो भी सकता है, राइट, और शायद हुआ भी हो। तो इस वजह से फॉरेन रिलेशंस काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, एक तरीके की फाइट हो सकती है दो कंट्रीज़ के बीच में, इतना ज़्यादा भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक तरीके से ना स्टेट्स जो है वो सेंटर के अगेंस्ट खड़े होने लगते हैं, समझ रहे हो। जो स्टेट है वो एक तरीके से रिबेलस मूड में आ जाता है, वो एक तरीके से सेंटर के ही अगेंस्ट खड़ा होने लग जाता है। तो इससे क्या होता है ये कि इट कैन हार्म द नेशनल यूनिटी, एक नेशनल यूनिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि सच में क्या इस नेशन में यूनिटी है भी, क्या एकता है भी, बिकॉज स्टेट ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, वो स्टेट ही अपने लोगों को भड़का रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो। तो इससे क्या होता है जो सिटीजन्स की लॉयल्टी है वो एक तरीके से डिवाइड होना शुरू हो जाती है। कुछ सिटीजन्स बोलते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं, कुछ सिटीजन्स बोलते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ हैं, हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट की बात मानेंगे, राइट, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बात नहीं मानेंगे। तो इस वजह से जो लॉयल्टी है सिटीजन्स की वो डिवाइड हो जाती है सेंटर और यूनिट्स के बीच में। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझोगे तो, क्योंकि उस वजह से वो चीज़ आपको ईजिली समझ में आएगी। सो जो पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फेडरल गवर्नमेंट में किन दोनों के बीच में डिवाइड हो जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। इसी वजह से अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो गड़बड़ी सेंटर की वजह से हुई या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से
हुई। फिर 10th पॉइंट में मैंने वही चीज़ बताई कि ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स होने लग जाता है, कुछ बड़े बड़े स्टेट्स आपस में ग्रुप बनाने लग जाते हैं और बाकी स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं या तो सेंटर को इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू कि हमारी ये बात मानो, राइट, हमारी ये बात मनवाओ, ये बात करवाओ हमारी, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो ये हो जाएगा, राइट। तो बड़े बड़े स्टेट्स आपस में ग्रुप बना के काफ़ी बार सेंटर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं या दूसरे छोटे छोटे स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। और जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर रहती है फेडरल गवर्नमेंट में, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी बार डिपेंड होना पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट पर, राइट। छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्टेट को डिपेंड होना पड़े सेंटर पर। सो डिफरेंस क्या है यूनिटी और फेडरल गवर्नमेंट्स के बीच में, अगर आपको ये जानना है तो आज मेरी पोस्ट चेक कर लेना, जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे ही पोस्ट भी अपलोड हो जाएगी। एक छोटी सी टेबल दी है, वो रीड कर लोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ना समझ में आए तो उसका सॉल्यूशन तो पहले ही बताया हुआ है, राइट, या तो कमेंट्स या तो लॉ पीप्स। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन क्या होता है, राइट। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। सो फेडरेशन क्या होती है, जिसको अभी हम पूरे वीडियो में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, राइट। पूरे वीडियो में ही हमने फेडरेशन के बारे में बात की है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में होना इस फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन क्या होती है, कॉन्फेडरेशन एक तरीके की एसोसिएशन होती है सॉवरेन स्टेट्स की। अब ये स्टेट्स सॉवरेन है मतलब अपने में ही, राइट, फॉर्म्ड टेम्पररीली फॉर रियलाइजिंग अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी इन स्टेट्स ने अपनी सॉवरेनिटी गिव अप नहीं की है, राइट। ये स्टेट्स ऐसे नहीं बोल रहे कि अब हम सिर्फ इस स्टेट के अंडर में रहेंगे, नहीं। कॉन्फेडरेशन एक तरीके की एसोसिएशन है कुछ स्टेट्स की, कुछ कंट्रीज की एसोसिएशन है, राइट। और ये एसोसिएशन टेम्पररीली बनाई गई है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, राइट। फेडरेशन इज बाउंड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सभी को उसे फॉलो करना ज़रूरी है। कॉन्फेडरेशन में ऐसा कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने नहीं किया तो कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट्स कंप्लीटली सॉवरेन है, राइट, वो जो चाहे फॉलो करें, जो चाहे ना फॉलो करें। फेडरेटिंग यूनिट्स डू नॉट हैव ऑप्शन टू सिसीड। सिसीड का मतलब होता है यार टू स्प्लिट, सिसीड का मतलब होता है टू स्प्लिट, टूट जाना, राइट। सो फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये अधिकार नहीं है कि वो एकदम से तोड़ के अग्रीमेंट चली जाए, राइट, ऐसा उनके पास अधिकार नहीं है। बट कॉन्फेडरेटिंग यूनिट्स में यानी कॉन्फेडरेशन में यूनिट्स के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी उस एसोसिएशन को छोड़ के जा सकती हैं। जब एक फेडरेशन की बात कर रहे हैं तो एक नया फेडरेशन आपस में एक नई नेशन बनाती है टुगेदर, राइट। एक फेडरेटिंग यूनिट एक नई नेशन होती है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट साथ में आ रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ में आ रही है, इसलिए एक न्यू नेशन फॉर्म होती है। लेकिन कॉन्फेडरेशन में एक न्यू नेशन या कुछ ऐसा फॉर्म नहीं होता, क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी है और अपनी एक सॉवरेनिटी है, राइट। कॉन्फेडरेशन का एग्जाम्पल है कॉमनवेल्थ और फेडरेशन का एग्जाम्पल है यूएसए, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक बार नेट पे भी इनके बारे में रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपस में एक बार डिस्कस कर लेंगे, राइट। डिटेल में मैंने ये चीज़ डिस्कस नहीं की है, मैंने ऊपर ऊपर से मोटा मोटी आपको समझा दिया कि फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या फ़र्क होता है। कॉन्फेडरेशन में हमेशा स्टेट्स की, कंट्रीज़ की अपनी एक सॉवरेनिटी और आइडेंटिटी रहती है, राइट। कॉमनवेल्थ में क्या हो रहा है, जब हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, देखो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसको ऑफर मिला था कि आप क्या कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना पसंद करोगे, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हम लोग खेलते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वही है जिन पर कभी यूरोप का राज था, जिन पर कभी इंग्लैंड का राज था, ब्रिटिश का राज था, राइट। वही उन्हीं कंट्रीज को हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं, है कि नहीं। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसे ऑफर मिला कि क्या आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज का पार्ट बनना पसंद करोगे। तब इंडिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया था कि हम कॉमनवेल्थ का पार्ट क्यों बने, राइट। बिकॉज लोग समझ रहे थे, कॉमनवेल्थ को इस तरीके से समझ रहे थे कि वहाँ पे हमें अपनी सॉवरेनिटी गिव अप करनी पड़ेगी, हमें फिर से एक तरीके से ब्रिटिश को ब्रिटिश के
ब्रिटिश के अंडर में जाना पड़ेगा, राइट। फिर से ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करेगी। लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि कॉमनवेल्थ वो नहीं है जहाँ पे ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करेगी, यहाँ पे सब कंट्रीज की आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड है, सब कंट्रीज सॉवरेन है, ठीक है, उनकी सॉवरेंटी प्रोटेक्ट है, वो जो डिसीजन चाहे ले सकती है अपने एरिया में, ठीक है। ब्रिटिश का कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी कंट्री पर, किसी भी कंट्री पर ब्रिटिश का राज नहीं है। सो कॉमनवेल्थ इसीलिए एक कॉन्फेडरेशन है, एक फेडरेशन नहीं है, समझ गए। और इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम्स भी खेले जाते हैं। इन गेम्स में वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है? जिन पर कभी ब्रिटिश का राज था, ठीक है। इसलिए इसे कॉन्फेडरेशन कहते हैं, फेडरेशन नहीं। फेडरेशन क्या है? यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो फाइनली गाइज लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक क्विकली। सो एक तरीके से जो फेडरलिज्म है वो दो अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, राइट। एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, फंक्शन करने में हेल्प करता है। कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही गवर्नमेंट्स के बीच में यार पॉसिबल है, होना ही होना है, बिकॉज दो अथॉरिटी साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन होपफुली जुडिशरी है हमारे साथ हमें बचाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उन्हें कम करने के लिए और हमें हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना, राइट, उतना ही जुडिशरी हमारा साथ देती है और हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।